हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं अमरेश चंद आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोगों ने जल और समुद्र विज्ञान का 80 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब उससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यह प्रैक्टिस सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आप ज़्यादा अभ्यास करेंगे ये आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फटाफट अगली सीरीज को, आज यह तीसरी सीरीज है जल और समुद्र विज्ञान का, और 21वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से किसका भाग है? यह उत्तरी अटलांटिक कटक है, या मध्य हिंद महासागर कटक है, या दक्षिण अटलांटिक कटक है, या उत्तरी अमेरिका। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो टेलीग्राफिक पठार है यह समुद्री पठार है, तो इसलिए महाद्वीप का तो नहीं होगा, ये तो निश्चित है, ठीक है ना। लेकिन ये पठार है कहाँ? तो आप सभी लोग देखेंगे अंध महासागर। क्या देखेंगे भाई? अंध महासागर। इधर आपका यूरोप, उसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है ना। फिर इधर देखेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया को, उत्तरी अमेरिका को देखेंगे, और ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो इसी के बीच में यस आकार में फैला हुआ ये पठार है, तो इसके ऊपर वाले भाग को टेलीग्राफिक पठार कहते हैं, ठीक है ना। भूमध्य रेखा से ऊपर जो है उसको उत्तर, और जो नीचे है उसे दक्षिण कहते हैं। तो यह टेलीग्राफिक पठार अंध महासागर के उत्तरी हिस्से में है, और यह ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, उत्तरी अटलांटिक कटक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 82 को हम लोग देखते हैं भाई। भूमध्य सागर के जल का औसत तापमान कितना है? 9 अंश सेंटीग्रेड, 11 अंश सेंटीग्रेड, 10 अंश सेंटीग्रेड, 12 अंश सेंटीग्रेड। तो जो भूमध्य सागर के जल है उनका जो एवरेजिंग टेम्परेचर है वह है 11 अंश सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट महासागरों की ऊपरी सतह का तापमान कितना है? भूमध्य रेखा 27 से 29 सेंटीग्रेड, 30 से 35 सेंटीग्रेड, 40 से 45 सेंटीग्रेड, या 50 से 60 सेंटीग्रेड। जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी के, ध्यान देंगे, बीचों बीच की जो रेखा है, इसके महासागरों की ऊपरी सतह का तापमान कितना है? तो वह तापमान कितना है? 27 से 29 सेंटीग्रेड है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर चलते हैं। 84 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं हम लोग। 84 क्या कह रहा है भाई? निम्न में से कौन सा कारक महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है? ध्यान देंगे, महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित नहीं करता है प्रचलित हवाएं, मानव अधिवास या मानव आवास, धाराएं, या अक्षांश देशांतर या ग्लोब, ठीक है ना। ध्यान देंगे, महासागरीय जल को तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं करता है, तो नहीं करता है मानव का आवास। हवाएं करती हैं, गर्म हवाएं चलेंगी तो ठंडी हवाएं चलेंगी तो उनको प्रभावित करेंगी। धारा भी प्रभावित करती है क्योंकि उष्ण और शीत धाराएं होती हैं। अक्षांश भी क्या करता है भाई? उष्ण कटिबंधीय अक्षांश, शीतोष्ण कटिबंधीय अक्षांश, और शीत कटिबंधीय अक्षांश। इसलिए जो मानव का अधिवास है यह तापमान को प्रभावित नहीं करता है। करेक्ट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई 85। अधखुले महासागरों में सर्वोच्च तापमान अंकित किए जाते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, लाल सागर में, जापान सागर में। तो जो अधखुले महासागरों में सर्वोच्चतम तापमान अंकित किया जाता है वह है कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर। लाल सागर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं हम लोग। न्यूनतम लवणता वाले सागर का नाम है? ऐसे कौन सा सागर इसमें लवण की मात्रा कम होती है? सार्गेसो सागर, श्वेत सागर, पूर्वी भूमध्य सागर, कैस्पियन, दक्षिणी कैस्पियन सागर। आइए भाई देखते हैं हम लोग।
न्यूनतम लवणता किसमें पाया जाता है भाई? श्वेत सागर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लवणता पर ध्यान देंगे। लवणता पर जिस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है वह है वाष्पीकरण, ऊंचे तापमान, भारी वर्षा, प्रवाहित जल का वेग। मान लीजिए एक आप टैब रखे हैं, इसमें नमक की मात्रा है, ठीक है ना, इसमें नमक डाल दिया गया है। तो वाष्पीकरण क्या करेगा भाई? वाष्पीकरण होगा तो जल कम हो जाएगा, नमक बचा रहेगा, तो इसलिए नमक प्रभाव तो डाल ही रहा है। दूसरा ऊंचा तापमान से वाष्पीकरण होता है तो कम हो जाएगा। तीसरा है भारी वर्षा, इतना जल है, जल अधिक हो जाएगा तो नमक की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन प्रवाहित जल का वेग, ध्यान दें, जो जल बह रहा है इसमें कोई प्रभावित करेगा? नहीं करेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रवाहित जल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं। महासागर की तापमान गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है? स्थिर रहता है, निरंतर बढ़ता है, धीमी गति से बढ़ता है, या निरंतर शनै शनै घटता है? ध्यान देंगे। मान लीजिए ये महासागर है, इसमें जल भरा हुआ है, ध्यान समझेंगे आप लोग, इसमें जल भरा हुआ है। अब ऊपर से टेम्परेचर आ रहा है, ध्यान देंगे। ऊपर तो सतह पर टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रभावित तो करेगा ही, लेकिन गहराई पर आने से क्या करेगा? यहाँ तो गर्म ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आएंगे तापमान क्या होता होगा भाई? घटता रहेगा, ठीक ना। तो अर्थात ये निरंतर क्या है? तापमान शनै शनै घटता रहता है, निरंतर घटता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 89 को हम लोग देखते हैं। शीतोष्ण सागरों के सागर जल का तापमान भी उष्ण प्रदेश के सागर जल से ही विशेष प्रभावित रहता है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीप शीतल रहते हैं, सूर्य की किरणें तिरछी चमकती हैं, शीतोष्ण सागरों की ओर उष्ण सागरों से गर्म जल धाराएं बहती हैं, या पछुआ पवनों के शीर्ष भागों में ठंडी व गर्म पवनें मिलती हैं। ऐसा कौन सा कारण है जो शीतोष्ण का सागर है और उष्ण प्रदेश के सागर से प्रभावित रहता है? ठीक है ना। तो क्यों प्रभावित होता है भाई? ध्यान देंगे। शीतोष्ण सागरों की ओर उष्ण सागरों से गर्म जल धाराएं जब बहती हैं तब वह प्रभावित होता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90। सागरों में अधिकतम लवणता पाई जाती है 20 से 40 अंश दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, 20 से 40 अंश उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 30 से 60 अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखा पर। ध्यान देंगे, सागरों में अधिकतम लवणता कहाँ पाई जाती है? वह पाई जाती है 20 से 40 उत्तरी अक्षांश में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्थल ज़्यादा है, ज़्यादा स्थल होने के कारण तापमान के कारण अधिक वाष्पीकरण हो जाने के कारण लवणता अधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को हम लोग देखते हैं भाई। सर्वाधिक खारापन निम्न में से किस झील में पाया जाता है? सांबर झील में, रेड सी में, ग्रेट सॉल्ट लेक में, वान झील में। तो आप लोगों को दिखाया गया होगा या देखे भी होंगे, सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पाई जाती है भाई? वान झील में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 देखते हैं। महासागरीय जल की लवणता के अनुपात को व्यक्त करते हैं प्रतिशत में, प्रति हजार में, प्रति लाख में, किसी में से नहीं। जब भी हम महासागरीय जल को लवणता में प्रदर्शित करते हैं तो 1000 ग्राम जल में हम लोग प्रतिशत बताते हैं। ठीक है ना। तो औसतन सभी महासागरों में 1000 ग्राम जल में कितने प्रतिशत होते हैं भाई? 35% होते हैं। तो हम किस में प्रदर्शित करते हैं भाई? 1000 में। ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 93। निम्न में से कौन सा कारक महासागरीय जल की लवणता में वृद्धि करता है? वाष्पीकरण के जल की लवणता में वृद्धि करता है, ध्यान देंगे। वाष्पीकरण की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदियों के जल की अधिक प्राप्ति या वर्षा के पिघलने से होने वाली जल में वृद्धि। तो ध्यान देंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कोई स्थल है, ये टैब है, मान लेते हैं, मान लीजिए ये सागर है, यदि इसमें जल में वृद्धि, जल क्या करेंगे, लवणता में वृद्धि, लवणता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर पहले डी देखते हैं, वर्षा से जल पिघल, वर्षा के पिघलने से, यहाँ वर्षा के पिघलने से नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बर्फ के पिघलने से होना चाहिए, ठीक है ना। क्या है भाई, बर्फ के पिघलने से। यदि बर्फ पिघल जाएगा तो ये जल स्तर बढ़ जाएगा, नदियों द्वारा जल आएगा तो भी जल स्तर बढ़ जाएगा, वर्षा की अधिकता होगी तो भी जल बढ़ जाएगा, लेकिन वाष्पीकरण होगा तो जो जल इतना है वह कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो नमक की मात्रा बढ़ जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वाष्पीकरण की अधिकता से। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। इस 94 को हम लोग देखते हैं, महासागरों के जल के संगठन में सर्वाधिक अनुपात किस लवण का होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड का। तो ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा यदि लवण में सर्वाधिक अनुपात होता है तो वह होता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, समस्त महासागरों की औसत लवणता होती है 35,000 ग्राम, 40 प्रति हजार या 45 प्रति हजार या 50 प्रति हजार। इसको आपको पता ही है कि 35 कितना होता है भाई, 35 प्रति हजार ग्राम होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। ब्लैक स्ट्रीम किसे कहते हैं? ब्लैक स्ट्रीम किसे कहते हैं? कमचटका धारा को, क्यूराइल धारा को, ब्राजील धारा को या क्यूरोशियो धारा को। तो ये ब्लैक स्ट्रीम किसे कहते हैं? क्यूरोशियो धारा को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? क्यूरोशियो धारा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सारगैसो सागर प्रख्यात है किसके लिए? अत्यधिक निम्न तापमान के लिए, अधिक गहराई हेतु, समुद्री शैवाल से भरा स्थिर जल हेतु या उष्ण सागरीय धाराओं हेतु। ध्यान देंगे, जो सारगैसो है वह सारगैसो एक सारगैसम नामक घास होती है। क्या होती है भाई? सारगैसम नामक घास होती है जो जड़ विहीन होती है। क्या होती है भाई? जड़ विहीन होती है, ठीक है ना, जड़ विहीन होती है, इसमें जड़ नहीं होती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में फैली हुई है। उस सारगैसम घास के नाम से इसे सारगैसो सागर कहा जाता है। क्या कहा है तो भाई? सारगैसो सागर कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी एक समुद्री क्या है, शैवाल से भरा हुआ जल हेतु है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 को देखते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह में सम जलवायु रहती है लेब्राडोर धारा के कारण, क्यूरोशियो के कारण, गल्फ स्ट्रीम के कारण या उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। आप सभी लोग, एक टॉपिक आता है जलधाराएं, जलधाराओं के अंतर्गत ध्यान देंगे तो इधर यूरोप हो गया और इधर ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया और इधर उत्तरी अमेरिका और इधर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। ध्यान देंगे, ये यूरोप, ये इसके बीच में आकार में अटलांटिक महासागर फैला हुआ है। गल्फ स्ट्रीम से एक धाराएं चलती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, ठीक है ना। फिर इसी भूमध्य रेखा पर धाराएं तो इधर चलती हैं, लेकिन एक धारा जो पीछे वापस पीछे जाती है उससे हम लोग ड्रिफ्ट कहते हैं, हवा के कारण चलता है, ठीक है ना। तो वह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण, ध्यान देंगे, जब ड्रिफ्ट होता है तो ये ब्रिटिश समुद्र के कनारी द्वीप से होकर मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ब्रिटिश इंग्लिश चैनल को पार कर जाती है, तो वह उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। 99 को हम लोग देखते हैं भाई। 99 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन समुद्री धाराओं के प्रभावित होने का वास्तविक कारण
नहीं है, नहीं है। पानी की लवणता में परिवर्तन, पानी की गहराई में परिवर्तन, पानी की गहराई में परिवर्तन, पानी के घनत्व में परिवर्तन। पानी की गहराई में परिवर्तन समुद्री धारा को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना, यही कारण नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग देखते हैं, महासागरीय धाराएं उत्पन्न की जाती हैं किससे भाई? महासागरीय उत्पन्न की जाती हैं पछुआ पवनों द्वारा, आवर्ती पवनों द्वारा, या स्थायी पवनों द्वारा, या मानसूनी पवनों द्वारा। जो महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, उनका जन्म होता है तो ये पवन के कारण होता है, अर्थात पवन का उत्पत्ति पृथ्वी की गति के कारण, घूर्णन के और घूर्णन गति के कारण, अक्सर ही मान लीजिए परिक्रमण और घूर्णन, तो उसमें स्थायी पवन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऑप्शन नंबर डी, जो महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी धारा उष्ण धारा या वार्म करंट कहलाती है? ध्यान देंगे, धाराएं दो प्रकार की होती है, एक शीत धारा और एक उष्ण धारा। जो धारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है वह उष्ण होती है, जो ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आती है उसे हम लोग शीत धारा कहते हैं। इसमें से कौन सा उष्ण है ये पूछ रहा है। वेनेजुएला धारा, कनारी धारा, गल्फ स्ट्रीम या पश्चिमी पवन प्रवाह। तो ध्यान देंगे, इसमें से गल्फ स्ट्रीम को छोड़कर बाकी सभी धारा कहाँ से आती हैं भाई? ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आती है, लेकिन ये क्या करती है? ये ध्रुव की ओर जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये उष्ण कहलाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। आइए भाई 102 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी धारा यूरोप का गर्म कंबल, ध्यान देंगे, यूरोप का गर्म कंबल वार्म बैंक्वेट ऑफ यूरोप के नाम से जानी जाती है? कौन? कनारी, इर्मिंगर धारा, गल्फ स्ट्रीम, वेनेजुएला। यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है भाई? गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। लेब्राडोर धारा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है? दाब में वृद्धि, लवणता में भिन्नता, ताप में विषमता, या चलने वाली हवाएं। जो लेब्राडोर धारा है, आप देखेंगे लेब्राडोर धारा जो है, ठीक ना, वह ताप में विषमता, अर्थात वहाँ पर बर्फ अधिक हो जाते हैं, इसलिए वह हिम उष्ण की ओर आती है। जब पिघलती है तो वह भूमध्य रेखा की ओर आती है, अर्थात ताप की विषमता के कारण वह आती है, ठीक है ना। मुख्य कारण उसका क्या है? ताप की विषमता। क्वेश्चन नंबर 104 आते हैं। 104 को देखिए, निम्न में से कौन सा गर्म धारा है? पेरुवियन धारा, कनारी धारा, वेनेजुएला धारा, या ब्राजील धारा। कौन सी गर्म धारा है? तो ब्राजील धारा गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि भूमध्य रेखा से ये चलती है। तो थोड़ा सा हम लोग मैप में देखेंगे, मान लीजिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप हो गया और ये अफ्रीका हो गया, तो भूमध्य रेखा से ब्राजील की ओर आती है, भूमध्य रेखा की ओर आती है, इसलिए गर्म धारा है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 105 होना चाहिए, लेकिन बुक में 102 दिया है, तो कोई बात नहीं, हमें प्रश्नों को हल करना है, इसलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 102 105 होना चाहिए। कितना होना चाहिए भाई? 105 होना चाहिए, दे रखा है 102। निम्नलिखित में कौन सी ठंडी धारा नहीं है? फॉकलैंड की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, कैलिफोर्निया की धारा, अगुलहास की धारा। तो ध्यान देंगे, इसमें से धारा ठंडी नहीं है, ये कौन सी है? अगुलहास की धारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अभी आपको एटलस पर भी दिखाएंगे हम, ठीक है ना, एटलस पर भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आगे की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 होना चाहिए, अब आ गया 103, कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को हल करना है। न्यूफाउंडलैंड के आसपास हमेशा कोहरा क्यों छाया रहता है? क्योंकि ठंडी और गर्म जलधाराएं वहाँ आकर मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा बर्फ पिघलती है, क्योंकि वहाँ पर ओस पड़ती है,
क्योंकि वहाँ पर उष्ण में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देखिए, जो न्यू फाउंडलैंड है वहाँ पर एक तरफ से उष्ण धारा आती है तो एक तरफ से शीत धारा आती है। जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर कोहरा छा जाता है। तो किसके कारण छाया जाता है भाई? ठंडी और गर्म धाराएं आकर मिलने से। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई अब 104, जबकि 7 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री जलधारा है? ठीक है ना, ठंडी समुद्री जलधारा है। वेनेजुएला की धारा है, क्यूरेशियो की धारा है, गल्फ स्ट्रीम है, पेरू है। तो वेनेजुएला की धारा इज द करेक्ट आंसर है, ठंडी जलधारा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 106। 106 को हम लोग समुद्र की गर्म धाराएं, समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं, भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं, उष्णकटिबंध की ओर जाती हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच आती हैं। जो समुद्र की गर्म धारा है आपको बताया गया कि कहाँ आती हैं भाई? ध्रुवों की ओर आती हैं। और जो ठंडी धारा होती है कहाँ आती हैं? भूमध्य रेखा की ओर। तो ध्रुवों की ओर ठंडी धाराएं जाती हैं। ठीक है ना, आगे की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। 107 को हम लोग देखते हैं। 107 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म धाराएं हैं? गल्फ स्ट्रीम, क्यूराइल, क्यूरोशियो। क्यूरोशियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया। क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक। गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। तो ध्यान देंगे, इसमें से आप पहले गर्म खोजिए। तो गर्म कौन है भाई? गल्फ स्ट्रीम इसमें है, गल्फ स्ट्रीम इसमें दिया है। ठीक है ना, इसमें दिया है तो ये तो नहीं होगा। ठीक आगे देखेंगे हम लोग ब्राज़ील को देख लेते हैं। तो ब्राज़ील में अन्य है नहीं और मोजाम्बिक है। ठीक है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। ठीक है ना, 3 गर्म धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 में महासागरों में जलधाराओं के बहने का कारण क्या है? वायुदाब और हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखी और ध्रुवीय प्रदेशों के असमान ताप के कारण, उपयुक्त सभी। जो महासागरों के जल बहते हैं वो सब हैं। क्या क्या है भाई? वायुदाब है, हवा है, ठीक है, ये सही है। पृथ्वी का परिभ्रमण और गुरुत्वाकर्षण, ध्यान देंगे, पृथ्वी की गति भी है। भूमध्य रेखा, असमान तापमान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? रेनेल धारा, सुशीमा धारा, इर्मिंगर धारा, वेनेजुएला धारा। ध्यान देंगे, सुशीमा धारा प्रवाहित नहीं। ऑप्शन नंबर बी। आपको भी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कौन किस महासागर में। अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, जैसे ही हमारा प्रैक्टिस सेशन ये लास्ट होता जाएगा हम लास्ट में आप सभी को मैप पर दिखाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। 110 क्या कह रहा है भाई? एल नीनो धारा प्रकट होती है ब्राजील तट पर, पेरू तट पर, अलास्का तट पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट पर। किस पर होती है भाई? पेरू तट पर एल नीनो धारा प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं हम लोग भाई। 111 देखते हैं। उस समुद्र का नाम बताओ जिनमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपने दिशा बदल देती है। उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। ये ऐसा कौन सा भाई भूमध्य रेखा में ऋतु के अनुसार अपना दिशा बदल देता है? कौन सा महासागर है? वह है हिंद महासागर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 112। निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? दैनिक ज्वार, भूमध्य रेखीय ज्वार, बैरोमीट्रिक ज्वार या उपभू ज्वार। तो जो बैरोमेट्रिक ज्वार है ये इसमें से बेमेल है, मेल नहीं खा रहा है, अलग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113। 113 को हम लोग देखते हैं। 113 को, सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की शक्ति की तुलना में कितने भाग कम होती है? 1/2, 3/4, 4/9 या 7/9।
तो जो सूर्य की और ज्वारी शक्ति और चंद्रमा की ज्वारी शक्ति की तुलना में कितने कम होती है भाई? 4/9 भाग कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 114 को हम लोग देखते हैं। बृहत ज्वार भाटा नव चंद्र व पूर्ण चंद्र के दिनों में आते हैं, क्योंकि इन दिनों में चंद्र व पृथ्वी परस्पर समकोण पर होते हैं। सूर्य, चंद्र व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य और चंद्र एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सूर्य व चंद्र पृथ्वी के अधिक निकट होते हैं। तो ध्यान देंगे, बृहत ज्वार क्या कब आता है? क्योंकि इन दिनों आते हैं। किस दिन आते हैं भाई? ऑप्शन नंबर बी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 को हम लोग देखते हैं। पृथ्वी में ज्वार भाटा आने का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की गोलीय सतह, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा समुद्र में आता है किसके कारण भाई? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। 116 देखते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति करता है? किसके बारे में बताता है भाई? ज्वार भाटा। महासागरीय तरंग है, चक्रवात है, ज्वार भाटा है, या उपसागरीय भूकंप है? तो क्या है भाई? प्रगामी तरंग सिद्धांत ज्वार भाटा से संबंधित सिद्धांत है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। एक ज्वार भाटा के बाद दूसरी ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आते हैं? 24 घंटे बाद, 12.5 घंटे बाद, 36 घंटे बाद, 48 घंटे बाद। तो ध्यान दीजिएगा, एक ज्वार भाटा आने के बाद कितने घंटे बाद आते हैं? तो यहाँ पर लिखा है 12.5, तो अब याद करिएगा 12 घंटा 26 मिनट बाद आते हैं। ठीक है, अभी आप ये देखिएगा, प्रगामी तरंग सिद्धांत आप जो देखे हैं, ठीक है ना, इसकी आपको एक पीडीएफ अलग से मिल रही है। ज्वार भाटा के सिद्धांत पर 4 सिद्धांत हैं, ठीक है ना, उन सिद्धांतों को आपको अलग से मिल रहा है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सिद्धांत किसने दिया है। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। आज हम लोग 119 तक की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 118। महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटों का कारण क्या है? चंद्रमा का प्रभाव, सख्त पवनें, असमान तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा के प्रभाव के कारण जल ज्वार भाटा के रूप में उठते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से कौन कारक सहायक नहीं है? वाष्पीकरण एवं वर्षा, तापमान की भिन्नता, जल के घनत्व में अंतर, उच्चावच। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति किसके कारण नहीं होती है? तो उच्चावच के कारण नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी भी समस्या के लिए आप 9451 व्हाट्सएप नंबर से आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। ध्यान देंगे, आपको पीडीएफ पर मिलेगा। अभी आपको एक वीडियो मिलने वाला है। जितने महासागर हैं, इन सभी महासागरों में कौन सी जल संधि है, कौन से कटक हैं, कौन से धाराएं हैं, किधर से किधर चलती हैं, इस मैप के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही ये मिलेगा आपको, तो आपको थोड़ी सी चर्चा कर दिया जाए। ये देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका है, ये क्या है भाई? दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक ना, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये नीचे देख रहे होंगे अंटार्कटिका है। बाकी ये जो शेष है, यहाँ से लेकर के ये इस तरीके से ये एशिया महाद्वीप और इधर के यूरोप हैं। तो आपको महासागरों की बात किया जाए तो ये जो फैला हुआ है इस आकार का, इसे कहते हैं अंध महासागर, इसे हम लोग कहते हैं हिंद महासागर, इसे हम लोग कहते हैं प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर की बात किया जाए तो ये ऊपर फैला हुआ है। ठीक है ना, तो इस मैप के माध्यम से आपको जूम करा करके एक एक स्थलों के बारे में विधिवत बताया जाएगा। ठीक है ना, देख रहे हैं क्लीन होता जा रहा है। जितना आपको एक एक बारीकी चीज से हम आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, देख रहे हैं जैसे ही ये क्लीन होगा तो मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा कि ये देखिए क्या है। ठीक है ना, एक एक चीज को मैं बारीकी से दिखाऊंगा आपको, और आपको समझने में भी, जितने छोटे छोटे देश हैं इसको जितना बड़ा करना चाहेंगे आप बड़ा।
लेकिन इतनी क्लियरिटी आपको दी जाएगी, एक एक चीज़ को आपको बारीकी से देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप अतिशीघ्र इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और जैसे ही वीडियो मिलेगा आपको तुरंत यह मैप के माध्यम से आपको महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार, नदी, घाटी सब कुछ इसी मैप से आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आज बस यही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।